हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। आशा करें कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसकी पहले वाली कक्षा में बाबू हमने भीमराव अम्बेडकर के जीवन परिचय के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया हुआ है। और अब हम इस कक्षा में भीमराव अम्बेडकर की जो बुक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा को पढ़ेंगे। तो इसके पहले बाबू सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिल सके। आइए समय बर्बाद न करते हुए हम अपनी कक्षा पे चलते हैं। यह विडंबना की बात है, अर्थात बाबू विडंबना मतलब यह दुर्भाग्य की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस पोषक इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। कह रहा बाबू ये दुर्भाग्य की बात है कि इस युग में भी, अर्थात इस कलयुग में भी, अर्थात भारत जिस प्रकार विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, इस विकसित भारत में भी जातिवाद के पोषकों की, अर्थात जातिवाद को मानने वालों की भी कमी नहीं है। इसका जो समर्थन करते हैं कई आधारों पर लोग करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि जो आधुनिक आधुनिक सभ्य समाज है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को, यानी कि काम के बंटवारे को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, यानी कि जो जाति प्रथा बटी हुई है बाबू, ये श्रम विभाजन के आधार पर ही बटी है। आपको पता होगा वैदिक काल में जो हमारा धर्म था, वर्ण था, ये चार भागों में विभक्त था। ठीक है बाबू, पता होना चाहिए ये कि पहले आज जैसे हम लोग कई जातियों में बटे हुए हैं, वैदिक काल में हम लोग जाति प्रथा में नहीं बटे हुए थे। उस समय चार धर्म चलता था। एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य, एक था शूद्र। उस समय कार्य के आधार पे लोगों का बंटवारा हुआ था, ना कि जाति के आधार पे। बाद में ही काम का बंटवारा धीरे धीरे, ठीक है, जाति जाति का रूप ले लेता है। अब आगे लोग देखेंगे, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। देखिए क्या करे बाबू, चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में, ठीक है, पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए है, अर्थात लोगों का बंटवारे का भी रूप लिए हुए है। काम का बंटवारा तो ठीक था, लेकिन ये मजदूरों का भी बंटवारा कर दिया है, यानी कि लोगों का भी बंटवारा कर दिया हुआ है। देखिए आगे, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। करे बाबू, जो श्रम विभाजन है, काम का बंटवारा जो है बाबू, निश्चय ही यह सभ्य समाज की आवश्यकता है। मतलब बाबू काम का बंटवारा भी होना चाहिए, यह सभ्य समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर काम का बंटवारा नहीं होगा तो कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता, अर्थात यह स्वाभाविक विभाजन श्रमिकों का नहीं करता। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्णों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। देखिए बाबू क्या कर रहा है कि जो भारत की जाति प्रथा की एक क्या विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि जो विभाजित वर्ग के लोग हैं एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। मतलब अगर आप किसी जनरल समुदाय से हैं, अगर आप कोई छोटा काम करने लगे, यानी कि आप अगर मोची का काम करने लगे या आप कपड़ा बनाने का काम करने लगे, तो आपको ऊंच नीच करार देना शुरू कर देगी। ना कि आपको जनरल समझेगी, ना ही कोई क्षत्रिय समझेगी। आपके काम के आधार पर ही लोग आपका लोग आपको क्या करने लगेंगे बाबू, लोग आपको उसी के अनुसार, काम के अनुसार आपको ऊंचा नीच, ठीक है, ऊंच नीच समझने लगेंगे।
जो कि विश्व के किसी भी समाज में यह नहीं पाया जाता है। देखिए, जो काम के बंटवारे के आधार पे हमारी जो जाति प्रथा है बाबू, यह केवल भारत में ही पाया जाता है, यह किसी और देश में नहीं पाया जाता है। बल्कि और देश में क्या होता है बाबू, वहाँ पे काम के बंटवारे के आधार पे ही लोगों का सम्मान किया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, अमेरिका में भी देख लीजिए, जिसका जितना स्किल उसका वैसा सम्मान। दूसरा पैरा देखेंगे बाबू, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। फिर लेखक हमारे अम्बेडकर जी क्या करें बाबू, यदि जाति प्रथा को हम मान लें, कि श्रम विभाजन मान लिया जाए, ठीक है, काम के बंटवारे के अनुसार ही मान लिया जाए, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यानी कि स्वभाव के अनुसार विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, अर्थात उसकी इच्छा पर आधारित यह काम का बंटवारा नहीं है। अर्थात बाबू इसका मतलब क्या है, अगर कोई ब्राह्मण बच्चा है, ठीक है, और वह कोई और काम करना चाहता है, ठीक है, मान लो वो जूता बनाने का काम करना चाहता है, या सब्जी बेचने का काम करना चाहता है, या कोई और काम करना चाहता है, तो ये जो हमारी जाति प्रथा है, ये मनुष्य का निर्धारण, यानी कि उस बच्चे का, ठीक है, काम के आधार पर बंटवारा नहीं करेगी। आगे देखेंगे, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा का कार्य चुनाव स्वयं कर सके। अरे बाबू, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। मतलब अपने समाज को बाबू ऐसा बनाए, अपने श्रमिक समाज का ऐसा निर्माण करे कि हम जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, इनकी, ठीक है, इनकी दक्षता इस हद तक विकसित हो कि वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव क्या कर सके बाबू, स्वयं कर सके, न कि जाति प्रथा के अनुसार हो सके इनका चुनाव। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अरे बाबू, इस सिद्धांत के विपरीत जो हमारी जाति प्रथा है, यह इसका एक दूसरी सिद्धांत यह है कि यह मनुष्य के प्रशिक्षण, ठीक है, अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना ही क्या करता है, उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, यानी कि बाबू देखो, उसके माता पिता अगर ब्राह्मण हैं तो उस बच्चे को पहले से ही निर्धारण कर दिया जाता है कि वह क्या करेगा, पंडिताई का काम करेगा, या ठीक है, पूजा पाठ करने का काम करेगा, ना कि अगर उसका मन, ठीक है, किसी और कार्य में है तो वह कार्य और कोई करे ना। ये भारत में हमारी जाति प्रथा ऐसा करने के लिए छूट नहीं देता है। यानी कि बाबू समझेंगे, अगर कोई मोची का बेटा है या कोई बढ़ई का बेटा है, तो ये हमारी जाति प्रथा कहती है कि आपको यही कार्य करना पड़ेगा, ना कि आपको कोई कार्य और दूसरा करना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि यह गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा, यानी कि उसका कार्य निर्धारित कर दिया जाता है। आगे देखेंगे बाबू, तीसरा पैराग्राफ, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। कह रहे बाबू कि जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा पेशे का, हमारे कार्य का, ठीक है, दोषपूर्ण दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित नहीं करती, पहले से ही निर्धारित नहीं करती है, बल्कि मनुष्य को क्या करती है, जीवन भर के लिए एक कार्य में, एक पेशे में भी देती है। कह रहा है कि आप अगर ब्राह्मण के बच्चे हैं तो आपको पूजा पाठ ही करना पड़ेगा, भले ही उस ब्राह्मण बच्चे को संस्कृत आता हो या ना आता हो, भले ही अगर कोई बढ़ई का बच्चा हो, उसे, ठीक है, उसे वह काम आता हो या ना आता हो, लेकिन मनुष्य को क्या करना है, जीवन भर के लिए उसी पेशे से क्या करना है बाबू, वह बांध देती है। भले ही पेशा क्या हो, आगे देखेंगे, भले ही पेशा अनुपयुक्त हो या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, भले ही वह व्यक्ति भले ही उस पेशे में दक्ष ना हो, उस कार्य में दक्ष ना हो, लेकिन भले ही वह भूखों मर जाए, ठीक है बाबू, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त हो उसके लिए, अपर्याप्त हो, वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में भी यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकता है।
और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। कह रहा है बाबू इसको समझिएगा कि भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, वह मनुष्य अपना पेशा नहीं बदल सकता। आधुनिक युग में भी, अर्थात ये जो हमारा आधुनिक युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि जब उद्योग धंधा है, ठीक है बाबू, इसकी प्रक्रिया और तकनीक जो होता है इसमें निरंतर विकास होता है। विकास कैसे बाबू, इसका एक उदाहरण देंगे। 15 साल पहले हम लोगों को छोटा फ़ोन था, हमको बड़ा फ़ोन चलाने के लिए नहीं आता था। तो क्या हुआ, छोटे फ़ोन के बाद बड़ा वाला फ़ोन आ गया, और बड़ा फ़ोन जब आ गया तो लोग क्या करने लगे, अपने जो पहले छोटा फ़ोन पे लोग काम करते थे उसको बनाने का काम करते थे, उसमें उनका स्किल डेवलपमेंट था। लेकिन जैसे ही बड़ा फ़ोन आया, लोग क्या करने लगे, अपने जो स्किल को बड़े वाले मोबाइल में कन्वर्ट कर लिया, अर्थात अब लोग बड़े मोबाइल को बनाना सीख गए। और कह रहा है कि अगर ये लोग बड़ा मोबाइल न सीख पाते बनाना, ठीक है बाबू, तो क्या होता, तो उनका पेशा जो उनका व्यवसाय है बाबू क्या होता, खत्म हो जाता। ठीक है, इसको समझेंगे लोग, बहुत अच्छा है ये। प्राय क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में एक निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। करा इसके बाद अगर मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है और कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए पर मनुष्य को अपनी पेशा बदलने की आज़ादी न हो, स्वतंत्रता न हो, तो वह भूखे मरने के अलावा बताइए वो भूखा ही मर जाएगा। उसके पास क्या चारा रह जाएगा उसको, वो क्योंकि उसका पैसा ख़त्म हो जाएगा, उसको वो चीज़ आएगा ही नहीं। जैसे एक उदाहरण और दे, आजकल एआई का ज़माना आ गया है बाबू। हो सकता है कल को, आज हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कल को रोबोट पढ़ाए, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम रोबोट की तरह पढ़ाना नहीं सीखेंगे तो एक मनुष्य का जो कार्य है धीरे धीरे क्या करेगा, ये रोबोट ख़त्म कर देगा। तो हमको रोबोट की तरह बनना पड़ेगा, उसकी तरह मेहनत करना पड़ेगा। आगे देखेंगे, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसके पैतृक पेशा न हो। कह रहा है बाबू जो हिंदू धर्म की जाति है, ठीक है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा, ऐसा कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। आपको एक बात बता दें बाबू, भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। उस समय हमारे देश की जो हालात है उसके अनुसार लिखा जा रहा है। अब आप ये मत कहिएगा नहीं सर हम तो किसी भी जाति के हैं, हम तो अपना कोई भी पेशा कर लेते हैं। लेकिन बाबू उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी, उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी। जो जिस घराने में पैदा हुआ है, चाहे छोटा घराना में हो तो छोटा वाला काम करेगा, बड़े बड़े कुल में पैदा हुआ है तो बड़ा वाला काम करेगा, भले ही उसको वह काम आता हो या न आता हो। ठीक है, कह रहा है कि वही देखिए क्या कह भी रहा है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही उसमें पारंगत हो। कह रहा है भले ही वो, देखिए कह रहा है बाबू, भले ही वह लड़का अगर ब्राह्मण बच्चा है, भले ही उसको जूता बनाना बहुत बढ़िया से आता है, लेकिन उसको उसका पैतृक पेशा, उसका जो जो पिता का व्यवसाय है वह ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये कह रहा है बाबू, कह रहा है देखिएगा क्या कर रहा है, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर, देखिए कह रहा है भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का क्या बनी है बाबू, एक प्रत्यक्ष व प्रमुख कारण बनी हुई है। कह रहा इसी कारण भारत में क्या बना हुआ है बाबू, बेरोजगारी, क्योंकि सभी हमारे भारत में सभी बच्चे पढ़े लिखे हुए नहीं थे उस समय। उस समय की बात हो रही है 1891 से लेकर 1956 ईस्वी के बीच की बात हो रही है बाबू। उस समय बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, उस समय बड़े घराने के लोग ही पढ़े लिखे थे, बाकी घराने, ठीक है, या घराने बोल लीजिए या तो बड़ी जातियाँ ही पढ़ी लिखी थी, छोटी जातियाँ पढ़ी लिखी नहीं थी। और इसी कारण भारत में बेरोजगारी का एक क्या था, प्रमुख कारण था। चौथा पैरा देखेंगे बाबू, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। कह रहा है बाबू, इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा है
गंभीर दोषों से युक्त है, परिपूर्ण है। जाति प्रथा जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। कह रहे बाबू जाति जो प्रथा है, जो जाति प्रथा का श्रम विभाजन है, मनुष्य की स्वेच्छा पर, मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। कह रहा है मनुष्य का व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल भावना या व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत इच्छा, इसमें कोई स्थान अथवा महत्व इसका नहीं रहता है। वही कह रहे हैं बाबू, अगर आपकी जाति छोटी है तो आपको छोटा काम ही करना पड़ेगा, बड़ी जाति है तो आपको बड़ा काम करना पड़ेगा, भले ही आपको वह काम आए या न आए। कहते नहीं थे बाबू, एक तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, भले ही राजा का बेटा अंधा हो, काना हो, कुछ भी हो, वो राजा ही बनेगा। ठीक है, ऐसे ही उस जमाने में था, दलित का बेटा दलित ही रहेगा। ठीक है, भले ही वो कितना भी पढ़ा लिखा या बहुत विद्वान क्यों ही ना हो, लेकिन वो दलित ही रहेगा, ऐसा कहा जाता था हमारे भारत में। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। कह रहे बाबू, इस तरह से हमको स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, उद्योगों में गरीबी, उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ यानी कि बिना रुचि के साथ, बिना इच्छा के साथ केवल क्या करते हैं, व्यवस्थावश करते हैं। फिर इसका एक उदाहरण बाबू यही देंगे, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जिनका मन क्या करता है बाबू, उनका मन क्या रहता है कि हम अपने पापा जी का काम नहीं करेंगे, हमारी रुचि क्या है, मोबाइल बनाने में है, लेकिन वह लेकिन वह कार्य नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पैतृक पेशा है ये। वही देखिए कह रहा है, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ यानी कि बिना इच्छा के साथ। देखिए कह रहा है कि वह जो लड़का है अपने पिताजी की वजह से उसका स्वयं का कार्य करना पड़ रहा है, घर का काम करना पड़ रहा है और उसका वह मन नहीं लगता है, उसका मन तो किसी और चीज़ में लगा हुआ है, किसी और कार्य में लगा हुआ है, इसलिए वह क्या करता है, अरुचि के साथ और विवशतावश, दिख रहा है, विवशता के साथ करता है। आगे देखिए, ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। देखिए बाबू, बहुत अच्छी चीज़ है ये, आपके लिए भी हम कह रहे हैं कि अगर आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, ठीक है, आप अगर अरुचि के साथ पढ़ रहे हैं तो आप कितनों मेहनत कर लीजिएगा, कितनों मेहनत कर लीजिएगा, आप अच्छा अंक अर्जित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपका जिसमें मन है, अगर आपका मन है यूट्यूब में करियर शुरू करने का, डांस में है, कोई और काम करने में, तो उसको आप लोग जरूर करिए। ठीक है, अरुचि के साथ बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि कोई इससे लाभ नहीं होगा बाबू। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। कह रहा है बाबू, वह व्यक्ति है, वह विशेष व्यक्ति है, वह लड़का जो है क्या कर रहा है बाबू, स्वभावतः मनुष्य की दुर्भावना से, पुरानी चीज़ों से ग्रसित रहकर टालू काम करने के लिए, देखिए कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, अरुचि के साथ काम करना पड़ रहा है तो काम कम करेगा। ठीक है, कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। अब उसका मन लग ही नहीं रहा है तो बाबू कितनों आप उसको कर लीजिए, काम कम करेगा। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। कह रहा है बाबू, वह व्यक्ति जो काम कर रहा है ना ही उसका दिल लग रहा है उसमें, न दिमाग लग रहा है, तो बताइए वह लड़का उस कार्य में कैसे कुशलता प्राप्त करेगा, कैसे उस कार्य में दक्ष होगा। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति यह प्रथा हानिकारक प्रथा है। देखो कहता है निर्विवाद मतलब बिना विवाद के यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी, यानी कि पैसे की तंगी से भी जाति क्या है, सबसे बड़ा चीज, जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। ठीक है बाबू, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। कह रहे बाबू, क्योंकि यह क्या करता है, मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर, मतलब जो मनुष्य के अंदर स्वाभाविक प्रेरणा रुचि रहती है, वो चाहता है क्रिकेट खेलना,
वो चाहता है फुटबॉल खेलना, वह उसकी आत्मशक्ति को क्या करता है, दबा देता है और उन्हें अस्वाभाविक नियमों में अर्थात बिना अरुचि के साथ, ठीक है, वह काम करने में, ठीक है, उस काम में वह नियम में क्या करता है बाबू, जकड़ कर रह जाता है। देखिए बाबू लास्ट पैराग्राफ, आशा करते हैं बाबू आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, ठीक है। मेरी जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। देखिए अम्बेडकर जी, हमारे हमारे महान अम्बेडकर जी प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। यदि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना, ठीक है, सुनकर आप लोग मुझसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, ठीक है, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। जैसे हम ही आपसे कहें बाबू कि तुम लोग अच्छा से पढ़ो, घर पे जाके ऐसे करो ऐसे पढ़ो, 4 बजे उठ के पढ़ो, 5 बजे उठ के पढ़ो, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम मेहनत तो करते हैं सर, लेकिन सर आप ही बता दीजिए हम लोग और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और कैसे पढ़ें, बताइए कैसे क्या करें। वही चीज़ कह रहा है हमारे अम्बेडकर जी भी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, एक अच्छा सभ्य समाज क्या है। तो मेरा उत्तर होगा, ठीक है, मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर आधारित होगा। ठीक है बाबू, समता, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, यानी कि इस समाज में सबको स्वतंत्रता मिले, जीने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, पहनने की स्वतंत्रता, हर चीज़ की स्वतंत्रता। समता यानी कि बराबरी का, ठीक है, बराबरी का अधिकार मिले, भातृत्व पर आधारित होगा, यानी कि भाईचारे की भावना पे, यानी कि किस पे बाबू, भाईचारे की भावना पे। मेरा उत्तर होगा कि मेरा मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं? भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हमारे अम्बेडकर जी कह रहे हैं क्या यह ठीक नहीं है? हमारे अम्बेडकर जी क्या कह रहे हैं बाबू, क्या यह ठीक नहीं है? भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, क्या हर्ज हो सकता है? आगे देखेंगे, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। कह रहा है बाबू, किसी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई वांछित परिवर्तन समाज के एक, अगर कोई परिवर्तन की लहर आए बाबू तो एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। अर्थात अगर कोई लाभ आ रहा है तो वह बड़े बड़े व्यक्ति से लेकर छोटे छोटे जातियों तक वह, ठीक है, वह लाभ प्राप्त कर सके। ऐसे ही समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। करे बाबू, ऐसे समाज के बहुविध बहुविध हितों में सबको भाग लेना चाहिए तथा उन सबको क्या करना चाहिए, उन सबकी रक्षा के प्रति क्या होना चाहिए बाबू, सजग रहना चाहिए। आगे देखेंगे, सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। कर है बाबू, हमारे सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अर्थात बिना बाधा के, ठीक है, अनेक साधन और अवसर क्या होने चाहिए बाबू, उपलब्ध होने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम क्या है बाबू, लोकतंत्र है। अर्थात लेखक ये कहना चाहते हैं कि जैसे दूध पानी होता है, ठीक है, दूध में पानी मिल जाता है तो, ठीक है, और दूध और तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम क्या है बाबू, लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं होती है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। कह रहा है क्योंकि लोकतंत्र एक शासन की पद्धति नहीं है, राज करने का एक तरीका नहीं है। लोकतंत्र मूलतः क्या है बाबू, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है, एक परंपरा है, एक परंपरा है, समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति, अपने लोगों के प्रति श्रद्धा का भाव हो, सम्मान का भाव हो, एक दूसरे के
चीज़ों का समान भाव हो। आज का चैप्टर बाबू ये ख़त्म होता है यहीं पे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।